आपको समझाता हूँ मैप के द्वारा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि यमनाया सभ्यता के लोग कौन कौन से क्षेत्र में जाके बसे और कब बसे, ये आपको समझ में आ जाए। तो ये ऊपर आपको रेड रेड दिखाई दे रहा होगा, इसी क्षेत्र से यमनाया सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद उन्होंने अपना जो साम्राज्य है इतने बड़े विशाल क्षेत्र में स्थापित कर लिया था, 3300 से 3000 ईसा पूर्व के मध्य में। सबसे पहले वो 3000 ईसा पूर्व में चीन मंगोलिया वाले क्षेत्र में गए और वहां पर अपनी सभ्यता बसाई। इसके बाद 2700 ईसा पूर्व में वो यूरोप वाले क्षेत्र में गए। इसके बाद 2600 ईसा पूर्व में आज का जो सीरिया है, तुर्की है और इराक वाला जो क्षेत्र है, वहां पर इन्होंने आके अपनी बसावट की। जब ये 2600 ईसा पूर्व में इस वाले क्षेत्र में आए तो 2600-2500 ईसा पूर्व में एक नए धर्म की उत्पत्ति हुई, उसका नाम था हुर्रियन धर्म। ये आपको ध्यान में रखना है। और मुख्य रूप से ये मितानियों का क्षेत्र भी था, मितानी साम्राज्य वालों का। और 1700 ईसा पूर्व में इस वाले क्षेत्र में ये आए, मध्य तुर्की वाले क्षेत्र में। ये हित्तियों का साम्राज्य था। तो ये हित्ती और मितानी दोनों एक ही लोग थे। इनकी उत्पत्ति एक ही स्थान के इर्द गिर्द घूम रही है, वो है यमनाया कल्चर। ये आपको यहाँ अच्छे से समझना है। और 1600 ईसा पूर्व में यही यमनाया लोग ग्रीक में पहुंचे और वहां पर इन्होंने एक नई संस्कृति को जन्म दिया जिसका नाम था माइसिनियन सभ्यता। माइसिनियन सभ्यता में ही पहली बार ज्यूस की चर्चा दिखाई देती है। और उससे पहले ग्रीक में लोग रहते थे, वो कौन सी सभ्यता के लोग थे? मिनोनियन सभ्यता के लोग थे, वो जो नागों की पूजा करते थे। तो नागों की पूजा करने वालों को इन्होंने पराजित किया और ग्रीक पर अपनी सभ्यता स्थापित की। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो तुर्की है इसको देखिए और यहाँ पर जो सीरिया वाला है इसको समझिए। तुर्की वाला जो साम्राज्य था वो हित्तियों का था और ये वाला जो था वो मितानियों का था। दोनों के मध्य में संधि हुई थी 1400 ईसा पूर्व में। और उस संधि में इंद्र की चर्चा है, वरुण की चर्चा है, मित्र की चर्चा है, नाशत्य की चर्चा है, अग्नि की चर्चा है। तो इन्हीं दोनों के मध्य में वो 1400 ईसा पूर्व में संधि हुई थी हत्तूसा में, जो आज तुर्की में है। तो ये मूल रूप से कौन थे? यमनाया सभ्यता के लोग थे, यूरेशियन लोग थे। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये यूरेशियन थे। इनके देवी देवता एक थे। इसीलिए ग्रीक में जब आप देखोगे तो ज्यूस को भी वज्र के साथ दिखाया जाता है और वो भी पहाड़ों पर रहता है। इसके बाद ये वाला जो साम्राज्य है ये मीडियन लोगों का साम्राज्य था, अर्थात मग लोगों का साम्राज्य था ये। और इसकी उत्पत्ति हुई थी, मुख्य रूप से उत्पत्ति 1100 ईसा पूर्व के आसपास हुई, लेकिन इनका जो साम्राज्य है वो 800-900 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने स्थापित किया था ईरान वाले क्षेत्र में। लेकिन इनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। इनके साम्राज्य की सीमाएं आज का जो अफगानिस्तान है वहां तक थी। ये प्रारंभिक मगों के साम्राज्य की बात कर रहा हूं मैं। और मग भी कहाँ के रहने वाले थे? यूरेशिया के रहने वाले थे। अर्थात जिस स्थान से यमनाया कल्चर की उत्पत्ति हुई उसी स्थान से मगों की उत्पत्ति हुई थी। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला देखिए, जो ऊपर आपको पीला पीला दिख रहा है, ये शकों का साम्राज्य है। शकों का बहुत विशाल साम्राज्य था। और नीचे जो रेड रेड आपको दिख रहा है ये मगों का साम्राज्य है, जो मग लोग थे उनका। 200 ईसा पूर्व में सरमातियन लोगों ने मगों के साम्राज्य पर आक्रमण किया। मग भागकर इस वाले क्षेत्र में आ गए और इस वाले क्षेत्र में पहले से ही ग्रीकों का शासन था, तो उन्होंने ग्रीकों को कुछ जगह पराजित किया, बैक्ट्रिया और गांधार में, और अपना शासन स्थापित कर लिया, जिसमें पूरा पश्चिमी भारत और मध्य भारत शामिल है। पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर भी शामिल है। और ये शक दूसरी सदी ईसा पूर्व में भारत आए थे। उससे पहले ये पूरे विश्व में घूम चुके थे। और संभवतः पुराणों में शाकल द्वीप की जो चर्चा की गई है वो शकों के द्वीप की ही चर्चा की गई है। क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। शाकल नाम कौन सी जगह का था? आज का जो पाकिस्तान का सियालकोट है उसी का प्राचीन नाम शाकल था। और वो शकों के समय में बहुत प्रसिद्ध था, ग्रीकों के समय में बहुत प्रसिद्ध था। नागसेन और मिनांडर के मध्य जो शास्त्रार्थ हुआ था वो शाकल में ही हुआ था। आज का जो सियालकोट है वहीं हुआ था। आज का जो अफगानिस्तान है वहां जो सीस्तान है तो उसका प्राचीन नाम था शाकस्तान, अर्थात शकों का स्थान।
क्योंकि शकों को मध्य एशिया से सरमातियन लोगों ने खदेड़ दिया था। अब वहां वो वापस नहीं जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने इस वाले स्थान को अपना मूल स्थान बना लिया था। वैदिक सभ्यता भारत से बाहर बहुत विस्तृत सभ्यता है, बहुत प्राचीन सभ्यता है। इंद्र का जो उल्लेख है बहुत प्राचीन उपलब्ध है। एक बुक है राहुल सांकृत्यायन की, जिसका नाम है बोलगा से गंगा। ये बोलगा नदी कहाँ है? यूरेशिया वाले क्षेत्र में। और उसमें भी उन्होंने प्रमाणों के साथ बात की है कि बोलगा नदी के आसपास के लोग भारत में आए हैं। इसीलिए मैं वैदिक सभ्यता को प्राचीन मानता हूं, लेकिन भारत से बाहर प्राचीन है वो, भारत में प्राचीन नहीं है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है श्रमण सभ्यता, जो ध्यान, योग, समाधि पर आधारित है, कर्मकांड पर आधारित नहीं है। वो कर्मकांड करने वाले लोग बहुत बाद में हमारे देश में आए हैं। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि वैदिक सभ्यता भारत के बाहर बहुत प्राचीन है। आज भी आप अजरबैजान वाले क्षेत्र में जाओगे, वहां पर आपको कई वैदिक देवी देवताओं के प्रमाण आज भी मिल जाएंगे। तो वैदिक सभ्यता के प्रमाण तो हैं, लेकिन भारत में नहीं, भारत से बाहर हैं। क्योंकि वैदिक सभ्यता का जो विशाल स्वरूप है वो पूरे विश्व में फैला था। यूरेशिया से लेकर आज का जो ईरान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, सीरिया है, तुर्की है, ग्रीक है, पूरा यूरोप, मिस्र तक के क्षेत्र में फैली हुई थी। इसीलिए इनके जो प्रमाण हैं यहूदियों में भी मिलते हैं और प्राचीन सभ्यताओं में भी मिलते हैं। तो ये थी जानकारी यमनाया सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। मैं वीडियो